Good morning, students. Welcome to MDN School Clayth. Today, now discussing ninth class SST part history, chapter 1 the French Revolution. Lecture start in 4th. Today, now discussing the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution. क्रांति की शुरुआत. फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं. आगे पेज नंबर 8 पे है. द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. क्रांति की शुरुआत. लुई 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने पिछले भाग में देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव gone about doing this? क्या आप सोचते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था. Rather, he had to call a meeting of the State Journal, which would then pass his proposals for new taxes. इसके लिए उसने क्या किया बेटा? स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी. स्टेट जर्नल was a political body to which the three states sent their representatives. स्टेटस जनरल एक राजनीतिक समस्या संस्था थी. क्या थी? स्टेट जर्नल क्या थी बेटे? एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. इसमें क्या हुआ? लेकिन सम्राट की यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी. कौन करता था? सम्राट. तो द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614. इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई. ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टूगेदर an assembly of the state journal to pass proposals for a new tax. उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई. ए रिप्रेजेंटेटिव हॉल इन द वर्स्टिल वर्साई होता है वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स. क्या किया उसने? प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए बरसाई के एक आलीशान भवन को भी सजाया गया. अर्थात मीटिंग के लिए उसको आलीशान बंगला था, उसको भवन को सजाया गया. द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स. पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए. while the 600 members of the third state had to stand the back. और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि को उनके पीछे खड़ा किया गया. the third state was represented by its more prosper and educated member. जो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे, जिसमें educated members, peasant, artisan and women were denied entry to the assembly. और उसमें क्या किया? किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश करने से मना कर दिया था. तो उनका सभा में प्रवेश करना वर्जित था. However, फिर भी their grievances and demand were listened in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और एक मांगों की एक सूची भी बनाई गई जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे. वोटिंग द
voting in a state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। जो स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। This time too Louis XVI was determined to continue the same practice। उसने क्या कहा कि इस बार भी लुई 16वां इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। बट परंतु मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ ही कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। और क्या कहा गया, प्रत्येक सदस्य को एक मत का देने का अधिकार होगा। दिस was one of the democratic principles but put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने एक अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। When the king rejected दिस प्रपोजल, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो थर्ड एस्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए इस सभा से बाहर चले गए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट व्यू देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of the 20 जून को ये प्रतिनिधि बरसाए के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। क्वेश्चन आता है ये सभी कहाँ जमा हुए बेटा, बरसाए के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। दे डिक्लेयर themselves a national assembly and were not to disperse till they had drafted a constitution for France would limit the powers of the monarch। उन्होंने जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उसमें शपथ ली गई कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक वह असेंबली भंग नहीं होगी। They were led by the Mirabeau एंड आबे। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो वाज बोर्न इन ए नोबल फैमिली। जो मिराबियो था उनका जन्म कुलीन परिवार में बट कन्वेंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद ए सोसाइटी ए फ्यूडल प्रिविलेज। तो उन्होंने क्या किया, समानती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने के जरूरत से सहमत था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ही ब्रोट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच फॉर टू द क्राउड असेंबली ऑन द वर्सटाइल। उन्होंने क्या किया, उसने तीसरे एस्टेट में क्या लिखा कि शीर्षक एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। क्या लिखी, प्रचार पुस्तिका, अत्यंत प्रभावशाली एक प्रचार पुस्तिका भी लिखी। सम इम्पोर्टेंट डेट्स नाउ रीड इन। सम इम्पोर्टेंट डेट हैं 1774 लुई 16वां बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस फेसिस एम्प्टी ट्रेजर एंड ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट विद इन सोसाइटी ऑन ऑफ द ओल्ड रेजिम। लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में भी असंतोष गहराता जा रहा है। अब आती है 1789 में आपको पता ही है क्या हुआ था, कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली द बास्टिल इट इज स्टॉर्म पीजेंट रिवोल्ट्स इन द
रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान हुआ और तृतीय से एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला और देहात में किसानों का विद्रोह हो गया। देहात बेटा गांव में देहाती लोगों को बोलते हैं। समय आया 1791 का। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर of the king and to guarantee basic rights all human beings। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए एक संविधान बनाया जाता है। 1792 and 93 फ्रांस becomes a republic, the king is beheaded। उन्होंने क्या कहा? फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। क्या होता है? बिकम्स ए रिपब्लिक, द किंग इज ए बिहेडेड, उस राजा का सिर काट दिया जाता है। ओवरथ्रो द जैकोबिन रिपब्लिक ए डायरेक्टरी रूल्स ऑफ ए फ्रांस, जैकोबिन भी गणराज्य का पतन हुआ और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हुआ। 1804 1804 में नेपोलियन की संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बिकम्स ए एम्पायर ऑफ फ्रांस, अनेक्सेस लार्ज पार्ट्स ऑफ द यूरोप। नेपोलियन क्या हुआ? एक फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा करता है। 1815 में क्या हुआ? वाटरलू नेपोलियन डिफीटेड एट ए वाटरलू। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। थैंक यू, हैव ए गुड डे।